मैं फील कर रही हूँ आपने आपकी बातों से। अगर मेरी आंख भर गई तो आपने तो ये चीज पूरा पूरा जिंदगी जिया है। कितना टफ होगा आपके लिए जब आपके बच्चे आपको ये बोल रहे हैं कि आपसे डर लग रहा है। इससे इससे ज्यादा पेनफुल और कुछ नहीं हो सकता कि आप अपने बच्चों को अपने पास मनाना पड़ रहा है एक माँ को कि मेरे पास रहो, मुझसे डरो मत। वो मेरे बच्चों के लिए आज वही लड़कियों को वो याद कर कर के बेहोश होता है। Hey ladies, today we are starting a new podcast series called She Fought Back. She Fought Back is a campaign which is a joint collaborative campaign of WIEF, Women Innovation Entrepreneurship Foundation, and Sherial, where we are inviting stories of every woman, every girl, because every time in life, every stage in the life, we have fought our journey, we have fought at some time to become what we are, and every story is an inspiration for the other girls. हर स्टोरी में कहीं ना कोई मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन छुपा होता है किसी दूसरे के लिए। मैं खुद भी बहुत सारी फीमेल्स की स्टोरी से इंस्पायर होकर यहाँ तक पहुंची हूँ, और मैं बिलीव करती हूँ स्टोरीज में जो पावर होती है वो किसी में नहीं होता है। दैट्स वाई दिस कैंपेन इज हियर, एंड दैट्स वाई दिस पॉडकास्ट इज हियर, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट वी हैव वेरी स्पेशल गेस्ट in our first episode of She Fought Back. An acid attack survivor, domestic violence victim, a makeup artist, a mother of 2 daughters, and an independent woman, Zakira Sheikh, who has literally faced a lot, but her spirit remains unbroken. From being a victim to survivor, she lives a very difficult truth. But she is determined to face all challenges with courage and live a happy life. Hi, I, Dr. Shweta, take this pride in welcoming our guest for today, who is an inspiration to all women out there who is victim of domestic violence, who can't raise their voice, or an acid attack survivor. She went through a thought of suicide to fight back and live a life again. Zakira Sheikh, welcome to our podcast, She Fought Back, a journey to inspire women. थैंक यू मैम, थैंक यू सबके लिए कि जो ये वीडियो देखेगा और लोगों को एक सीख मिलेगी मुझसे। मैं इतना कुछ लाइफ में स्ट्रगल करी हूँ, लोग देख के इंस्पायर हो जाते हैं कि क्या है इसके साथ इतना कुछ होने के बावजूद भी लाइफ में कर रही है। तो मुझे आज ये मौका मिला आपके साथ मीटिंग करने का, और बहुत अच्छा लगेगा मुझे भी साथ में आपसे अपनी हर बातें शेयर करने के लिए, तो लोगों को एक सीख मिलती है, एक जी मोटिवेशन जाकिरा, मिल जाता है लोगों को। जाकिरा थोड़ा सा आपको शी फॉट बैक के बारे में बताऊंगी ताकि आप अपनी स्टोरी और खुल के बता सके। शी फॉट बैक एक कैंपेन है हमारे एनपीओ का, WIEF का, और शीरियल उसमें एक पार्टनर है, जिसमें हम वुमेन से कह रहे हैं आपने कभी भी अपनी लाइफ में कोई भी स्टोरी लड़ी है, कोई भी फाइट लड़ी है, अपनी लाइफ में खुद को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करने के लिए, खुद के पैरों पे खड़ा होने के लिए, अपने ड्रीम के लिए कभी भी कुछ भी लड़ाई की है, मेंटली, हार्ट से, दिल से आपने अपने आप को स्ट्रांग बनाया है, तो आप दूसरी औरतों को, दूसरे लड़कियों को वो कहानी बताओ और इंस्पायर करो। क्योंकि क्या होता है कि हम सब में हिम्मत होती है, बट वो हिम्मत कहीं ना कहीं अंदर दबा के रखते हैं, हम उसे बाहर नहीं निकालते। बट जब एक दूसरे की स्टोरी सुनते हैं तो हमें लगता है वो कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं, और इससे इंस्पिरेशन मिलता है। इसीलिए हम ये शी फॉट बैक कैंपेन शुरू किए हैं, जिसमें हम 10 लाख स्टोरीज कवर कर रहे हैं अगले 3 से 4 महीने में। और इसका एक हम मेगा इवेंट भी करेंगे, अगर कोविड सिचुएशन सही रहा तो हम फिजिकल मेगा इवेंट भी करेंगे मार्च में, इंटरनेशनल वुमेन वीक के आसपास। तो जाकिरा, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे है, आप अपनी स्टोरी थोड़ी हमारे दर्शकों को ब्रीफ में बताइए कि ये एसिड अटैक क्यों हुआ, क्या वजह थी इसकी, और किसने किया, और क्या पूरे सर्कमस्टांसेस कैसे ये बने। मेरा नाम जाकिरा शेख है, और मैं बॉम्बे से बॉम्बे ही पली बड़ी, परवरिश बॉम्बे में हुई, पढ़ाई बॉम्बे में हुआ। पर हमारे घर का माहौल इस तरीके का था कि लड़कियों को ज्यादा बाहर नहीं निकलना देना, बाहर लड़कियां जॉब वगैरह भी अलाउड नहीं था हमारे घर में। और दूसरी बात ये है कि हमारे घर में लड़कियों को ज्यादा पढ़ाया नहीं जाता था, ज्यादा से ज्यादा 10वीं बहुत है। बोले क्या जॉब करना है क्या, ऐसा। तो मेरी शादी में कुछ 8वीं क्लास तक पढ़ी थी, और मेरी शादी 2008 में, तब मेरी एज 17 साल की थी मैं।
और मेरी शादी मतलब शादी रिश्ता मम्मी-पापा ने देखा और देखने के बाद रिश्ता पक्का हो गया, 3 महीने के अंदर शादी हो गई। पर वो ससुराल वाले लोग मतलब मेरे जो ससुराल वाले थे ना, उन लोगों को क्या लगता था अरे ये बम्बई की लड़की है, अरे मतलब अच्छे पैसे वाले हो गए। बम्बई का नाम पता है ना, कोई अच्छे लेवल पे रहता है तो बम्बई में बोलते हैं अरे उनके पास लगता है पैसे के झाड़ होंगे। तो ना गाँव जब हम गाँव गए, हमारा गाँव इलाहाबाद था, तो इलाहाबाद में गए, तो फला जगह से इधर से उधर से सब जगह से रिश्ता आ रहा था। तो एक जगह से रिश्ता आया तो मतलब अ, कोई भी एक एक ना एक कोई कांटेक्ट से ही मिलता है कोई भी रिश्ता, तो आया तो पापा ने बोले ठीक है हम आओ आप लोग आओ, जब आप लोग को मेरी लड़की एक बार देख लीजिए, आप लोग को समझ आए। तो जो मेरे ससुर जी थे वो आए और देख रेख के गए। मतलब हमारी मेरी तो आदत ऐसी थी ना कि मतलब मैं मतलब मुझे ना नमाज रोजा बहुत पसंद था, मतलब पहले से ही, अभी से नहीं। तो जब वो आए और आने के बाद उनको क्या पता मेरे में क्या पसंद आया कि क्या लालच में करे, ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। पर मुझे बाद में पता चला कि हाँ, वो लोग बहुत लालची इंसान थे। जब मेरी शादी हो चुकी तब मुझे पता चला कि इन लोग ने लालच में मुझसे शादी किए थे। और शादी वाले दिन मतलब शादी की ही दिन जब लड़की विदा होती तो उसके साथ उसका दहेज भी जाया जाता है। गाँव साइड में तो यूपी साइड में ऐसे ही होता है। हम्म। तो मेरा जब मेरा मैं विदा हो गई और मेरा दहेज नहीं गया और मेरे ससुर जो लड़की को लेके जाने चाहिए तो वो वहां रुक गए, मेरे मेरे घर रुक के। और रात को जब पापा लोग सब अपने अपने सब काम खत्म कर रहे थे, तो वो टाइम पे वो मेरे ससुर 2 बजे रात को मेरे पापा को बोल रहे, बताओ मेरे पापा 2 लड़की विदा किए उसी टाइम, और 2 लड़की को विदा करने के बावजूद वो अपना सारा काम निपटा रहे थे जो भी है। तो उसमें वो 2 बजे रात को मेरे पापा को बोलते आपने मुझे कैश नहीं दिए हैं। पापा ने बोला जब मैंने उनको एक और एक लड़की जब मैंने विदा किया उनको तो कैश नहीं दिया तो आपको कैसे दूंगा, मैं करूंगा तो दोनों को एक नजर करूंगा। तो बोले नहीं उनको किए नहीं किए पर आपको तो कैश देना चाहिए था मुझे। तो मेरे पापा बोले आप होश में हो क्या, ये दो तुम इसलिए रुक गए हो क्या बारात लेके जाने के बदले, बारात ठीक है रुक के वो 2 बजे रात को पापा को ये बात बोल रहा है कि आपने मुझे कैश नहीं दिया। तो मेरे पापा ने बोले इसके बारे में जो रिश्ता लगाया है ना साथ में हम उनसे बात करेंगे, कल हम बात करेंगे दिन में। तो जब दिन में तो मेरे मेरे ससुर से रात की इतनी बात हुई, मेरे ससुर सुबह 7 बजे ना मेरे घर से अपने घर आए और आके अपने बेटे को बोलते इसको डिवोर्स दे दे, मतलब इसको तलाक दे और इसको नहीं रखने का है, ऐसा। तो बहुत मतलब झगड़े लड़ाई वो घर में, मतलब मैं एक दिन की दुल्हन बन के वो घर में मारम पिटी लड़ाई झगड़ा मतलब देख रही थी वो अपने बाप। तो बाप बेटे को बोल रहा है कि इसको डिवोर्स दे दे, इसको छोड़ दे। और बेटा बोल रहा है कि आप पागल हो क्या, कल ही मेरी शादी हुई है और आप ऐसा कर रहे हो वैसा कर रहे हो, मतलब दोनों ने। तो वो दोनों बाप बेटे लोग का ना मारम पीटी होने लग गया। और मैं वो सब सीन देख के ना मैं ना इतना डर गई, मुंह में तो बेहोशी हो गई, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जंगली में मतलब आ गई हूँ कि इधर बेटा अपने बाप को मार रहा है। मतलब कुछ भी वो मेरे हस्बैंड पे तो क्या हो गया पर बाप को मारा तो बहुत बड़ी बात है ये मेरे लिए। गलत है तो बिल्कुल। मतलब मुझे ना मतलब ये देख के डर लग रहा है कि ये जब ये बाप को मार सकता है तो ये मुझे मारने में इसको कब टाइम नहीं लगेगा, भले आज वो प्यार जता रहा है कि तो मैं नई दुल्हन हूँ आज। हम्म। पर ये बहुत मतलब मैं बहुत डर गई और मैंने मेरे अब्बा को कॉल की। मैंने बोली अब्बू तुमने कहा मेरी शादी करवा दी है, मतलब कि ऐसे लोग एकदम गवार लोग हैं। और मेरे अब्बा बोले बेटा तुम्हारी किस्मत मेरी किस्मत नहीं थी, पर मैं तुम लोगों ने मेरी किस्मत खराब कर दी है। और मतलब हर वक्त फिर मेरे पापा लोग बॉम्बे चले आए मेरी शादी करने के बाद, तो मैं 4 महीने कुछ यूपी में थी, मतलब ससुराल में शादी होने के बाद 4 महीने थी। 4 महीना मतलब मेरे लिए इस तरीके का कर दिया गया था, ऐसा लगा था 4 साल बराबर, मतलब हर वक्त मुझे ताना देना कि मतलब तेरे बाप ने कैश नहीं दिया, तेरे बाप ने ऐसा किया। और खाने पीने के लिए दिक्कत, किसी के साथ बात नहीं करना, इतना घूंघट डाल के रखूं, दरवाजे पे मत खड़े हो। तो मतलब मुझे ये लग रहा था कि मतलब कहाँ मैं ये जेल के अंदर मेरे कैद में मतलब कर दिया, मुझे मुझे मतलब 17 साल की एज में मुझे पूरी जिम्मेदारी दिया जा रहा था। कभी मैंने चूल्हे में खाना नहीं पकाई, वो चीज मुझे बोल रहे थे नहीं आप बहू हो ना आपको ही करना पड़ेगा, आप बहू हो तो आपको ही करना पड़ेगा ऐसा। और मतलब पूरा काम पूरी जिम्मेदारी, अब मुझे ये नहीं समझ में आता था कि मतलब बहू तो मतलब क्या, मतलब मैं क्या नौकरानी हूँ क्या इधर।
तो मतलब हर चीज मेरे ऊपर ही ढकला जा रहा, ऊपर से मुझे ताना भी दिया जा रहा। फिर मैं सोने पे भी होता था कि इतनी देर तक नहीं सोया जाता है, इधर जल्दी उठा जाता है। मैं बोली बाप रे, मतलब मैं तो मर गई, मैं तो इससे अच्छा मेरा मॉम मर जाओ तो बेहतर था। कैसे कैसे करके मैंने मेरे पापा से, मैंने तो किसी से नहीं, मेरे पापा से ही लड़ी कि मतलब आप लोग ने मेरे साथ बहुत गलत किया है और मेरी शादी ऐसी जगह करवा के। तो पापा ने फिर मतलब समझाए मुझे कि देखो एक काम करते, ठीक है तुम बॉम्बे आ जाओ, हम लोग बॉम्बे में सेटिंग करते तुम्हारे हस्बैंड के साथ हो तुम। तो पापा का मतलब माशाल्लाह उनका घर वर वगैरह था, तो उन्होंने अपना खुद का मतलब उन्होंने मुझे घर दे दिए, एक तो रहो। और मेरे हस्बैंड ड्राइवर उनको रिक्शा विक्शा का इंतजाम कर दिया। वो भी मतलब अपना रिक्शा चलाते थे। और मैं भी मतलब अपना फिर वो गारमेंट लाइन का काम करती थी, जैसे बड़े बड़े कंपनी के जो ब्रांड कुर्ती वगैरह होती, तो उसमें थोड़ा सा कुछ भी जैसे डिजाइन बनाना या बटन वगैरह ऐसा स्टोन वगैरह लगाना, वो सब काम मैं करती थी। तो मतलब मैं भी करती थी, वो भी मेहनत करते थे। पर जब एक चीज ये होता था कि मतलब उनको क्या लगता था ना कि ये तो सब चीज कर लेती है, तो इसको बॉम्बे में रहना है, मुझे थोड़ी ना रहना है। तो फिर यही घर चलाए ना, मैं क्यों चलाऊं। उनके दिमाग में ये चीज आता था, मेरा तो घर है ना, मेरा तो घर है, चल के उधर रहने। तो मैं बोली मैं उधर मुझे नहीं जम रहा। तो बोलते जम रहा नहीं है तो तुमको रहना है ना बम्बई में, तो तुम सब हैंडल करो। तो मैं मतलब करती थी, मैं करते करते मतलब इतना अच्छा हो गया था कि मंथली में अच्छे से अपना घर चला लेती थी। जब इंसान करने पे आ जाएगा तो इंसान हर चीज करता था। मम्मी पापा का भी सपोर्ट था कि मतलब मम्मी पापा लोग बाजू में थे, तो वो लोग सपोर्ट करते थे कि तो मेरे को कुछ तकलीफ होती थी तो मैं उन लोगों से ही बताती थी कि आप लोग ने मेरी शादी करके दी है और आप लोग ऐसा कर रहे हो। कि तो मैंने खुद से तो लव मैरिज नहीं किया था, अरेंज मैरिज हुई थी। तो मैं हर वक्त ना उन लोगों को बोलती थी, तो वो लोग मुझे हेल्प करते थे। उसके बाद मेरे पापा का 2016 में उनका डेथ हो गया। ठीक है, उनका डेथ हो गया तो मतलब जो पापा हेल्प करते थे, तो पापा हेल्प जो करते थे वो बंद हो गया। फिर मैं जो प्रेशर जो मैं भी काम की थी गारमेंट लाइन का, वो गारमेंट लाइन का सब टैक्स वगैरह की वजह से सारे कंपनी बंद हो रही थी। तो काम में ना दिक्कत आ गई थी, और मुझे मैं तो जैसे भी कर ही रही थी। और मेरे 2010 में मुझे एक बेटी पैदा हुई थी। अब मेरे हस्बैंड ने मुझे ये बोला था तूने बेटी दी है मुझे, मुझे बेटा चाहिए। अब वो बेटे के ऊपर भी मेरे मतलब कैसा ना कि मुझे धीरे धीरे सब समझ में आ रहा था कि ये इंसान किस तरीके का है। मुझे एक बार में नहीं समझ, मैंने ना आज झूठ नहीं बोलूंगी, मैंने आज तक वो इंसान को नहीं पढ़ पाई कि वो इंसान कैसा था। मुझे ना ये दिक्कत मुझे ये नहीं समझ में आता था कि तो वो ना ज्यादा बात ही नहीं करता था। वो जो चीज रहता था ना मन और दिमाग से निकालता था वो बात। तो मतलब मुझे समझ में नहीं आता था कि इसके मन में क्या चल रहा है, उसके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। मुझे बिल्कुल भी इसका ये चीज का अंदाजा अभी तक नहीं था। उसके बाद वो जब उसकी जब बेटी हुई ना, तो बोलता बेटी हुई है। और ना उसको वो जब छोटा बच्चा जो होता है, एक तो मैं 4-5 दिन की बच्ची, और वो बच्ची रात को रोती है, और मेरी भी तबीयत ठीक नहीं। बस मैंने उनको क्या बोला, जरा वो रात में रो रही थी तो मैंने बोला उठो उसको ले लो, थोड़ा सा वो रो रही है। तो बोलते बोलते गाली, उसको गाली देके और बोलते बोलते फेंक उसको उधर, ऐसा बोले। तो मैंने बोली क्यों, तुमको मोहब्बत नहीं है क्या? तो बोलते बेटी लोग से कौन मोहब्बत करता है। और उसको पता है उसको क्या कर रहे थे, थैली है ना, एक प्लास्टिक थैली में उसको बांध के फेंकने जा रहे थे। तो जब फेंकने जा रहे थे ना, फिर मैंने ना मेरी बड़ी सिस्टर को फोन करा, और मेरी बड़ी सिस्टर आई। और आने के बाद मतलब मेरी बेटी को देखा जो कि थैली को डाल चुका था, वो थैली में बेटी को डाल चुका था। और फिर उसके बाद है ना, मैंने बोली ठीक है आप फेंको, मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ, आपको फेंकना है ना, आप फेंको। और वो फेंकने के मतलब फेंकने जा रहा, ऐसा भर दिया उसको, थैली में भर दिया। और फिर मेरी बहन ने ना उनके हाथ में थैली छुड़ाई, बोलती तुम लोग को नहीं संभाला जा रहा ना, तो मुझे दे दो और मैं पाल लेती हूँ, तुम लोग को इतना बोझ लग रहा है। तो मैंने बोली मुझे बोझ नहीं लग रहा, ये हर वक्त मुझे यही ताना क्यों देते कि तू पैदा करी है। हाँ, क्या मैंने पैदा करी? फिर मैंने मेरी मम्मी लोग को ये बात बोला। मैंने बोला तो मेरे पापा, पता है हम लोग 8 बहन है, हम लोग 8 बहन है। और आज तक हमारे पापा ने ना, पता है आज तक मैं तुमको बता रही हूँ कि मेरे पापा को कभी ये चीज महसूस नहीं हुआ कि मेरे पास 8 बेटी है। और अल्हम्दुलिल्लाह सब बेटियों मतलब
पढ़ाना, लिखाना, करना, खाना सब चीज़ पूरी ज़िम्मेदारी मेरे बाखूबी निभाए हैं मेरे पापा ने। तो हमारे घर में बेटियों को मतलब ऐसा नहीं देखा जाता, बस ये बताया जाता है बस से रहो। ठीक है, तो उसके बाद है ना जब ये सब होने के बाद फिर मैं कुछ नहीं, फिर वो मेरी जो बेटी थी, वो कुछ 7 महीने की हुई और मैं फिर से प्रेग्नेंट हो गई। मतलब फिर से मुझे अब मुझे रुक गया, तो मैं अब समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो क्या करूँ, क्या नहीं करूँ। उसके बाद मैंने सोचा जान दो, अब रख लेती हूँ, जान दो क्या है देखते। और फिर मैंने फिर रखी ना, तो फिर मुझे दूसरी बेटी हो गई। जब मेरी दूसरी बेटी हुई तो मेरे हस्बैंड का तो रवैया एकदम ही चेंज हो गया, मतलब घर में ध्यान देना ही नहीं। क्यों मैं करूँ, क्या करूँ, मैं कैसे करूँगा, मैं मेरे से नहीं होएगा, मतलब हर चीज़ मैं नहीं कर सकता हूँ। ना वो बच्चों को कभी ईद बकरीद कपड़े दिलाना, ना उनकी ज़िम्मेदारी को निभाना, ना उनके लिए कभी एक खिलौना लेके आना या कभी उनको कभी घुमाने लेके जाना, मतलब कोई चीज़ नहीं। आज मेरी बेटियों से मैं पूछ कोई भी, मैं नहीं कोई और भी पूछता है ना कि तुम्हारे लिए तुम्हारा सबसे ज्यादा तुम बोलते ना कौन है तुम्हारे लिए, तो वो बच्चे मेरे मुझे ही बोलते हैं कि हाँ मेरी मम्मी हम लोग के लिए बहुत कुछ है और मेरी मम्मी ने बहुत कुछ हमारे लिए किया है। आज आज तो उन लोग ने कभी बता रही नहीं, 4 साल के बीच में मेरे 4 साल हो गए अटैक को, वो 4 साल के बीच में कभी मुझे मतलब अपने बाप को कभी याद नहीं किए, सिर्फ वो रवैया देख चुके थे वो अपने बाप का। तो वो अपने बाप को याद भी नहीं करना चाहते और ना करेगी। तो मैंने कभी उन लोगों को वो चीज़ कभी कमी करने की कोशिश ही नहीं की कि कल के दूसरे को देख के बोले कि हाँ, हमारा बाप होता तो हमें ये चीज़ देता है। तो जो बाप दे सकता है वो मैं उनको पूरा करती हूँ। मेरी कोशिश ये है कि मैं उनको देखूँ। मैं उनको कभी एहसास ना होने दूँ कि हाँ, उनका बाप है। बिल्कुल। तो मैं जब ये सब चीज़ करने के बाद लास्ट टाइम पे ना जब मुझे 9 साल हो गए थे शादी को, मतलब 2008 से लेकर 2017, हुँ। मतलब 2017 को मतलब 9 साल कंप्लीट होने आए हुए थे, 1 महीना बचा था। बस मुझे क्या लगा पता नहीं, मुझे ऐसा लगा ना कि ये इंसान के साथ नहीं रहना चाहिए। क्यों? कि वो जो है ना उसकी ना देखी लड़कियों के साथ मतलब करना फिजिकली लगने लगते थे। हाँ, और घर में मतलब घर में मैं अच्छी नहीं लगती थी। तो हर लड़की सब चीज़ बर्दाश्त कर सकती है, पर ये चीज़ जब जहाँ तक आती है इंसान के पास, तो इंसान को ये लगता है कि इतनी मैं मेहनत करने के बावजूद ये इंसान अभी भी ये सब चीज़ कर रहा है, तो फिर एक काम कीजिए, भई तुम अपना रास्ता नाप लो, हम अपना रास्ता नाप लेते हैं। तुम जिसमें खुश हो उसमें हम खुश। मेरा रीज़न यही था कि मैंने बोला एक काम करो तुम मुझे डिवोर्स दे दो और तुम अपनी लाइफ़ में देखो, मैं अपना देखूँ और मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। तो मैं ये रिश्ते को जब तक निभा रही थी तब तक मेरे पापा थे उनकी उन वो करके गए थे ना, और उनके करने के चक्कर में मैं अपनी ज़िंदगी नहीं बर्बाद कर सकती। आप एक काम कीजिए, आप अपना देख लीजिए, मैं अपना देख रही हूँ। तो हम रहते थे एक साथ, एक 3 का मतलब एक 3 महीने एटलीस्ट मैं रहती तो उनके साथ थी, पर हम 3 महीने के बीच में हम दोनों के अंदर कोई ना रिलेशन था, ना कुछ नहीं, बस हम दोनों बस काम से काम रह गए। तो वो मुझे ना मतलब उस चीज़ में मारते भी थे कि मतलब तुम मेरे साथ क्यों नहीं बात करती है? तुम मेरे साथ रिलेशन में क्यों नहीं आ रही है? क्या है मतलब टॉर्चर करना, मारना-पीटना। मैंने बोला नहीं, मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे बस तुम अपनी ज़िंदगी में मुझे आज़ाद करो, मुझे नहीं रहना। जब तुमको बाहर लड़कियाँ अच्छी लग रही है या बाहर कोई औरत अच्छी लग रही है तो तुम जाइए, बिंदास जाइए, मेरे कोई मेरे पर मुझे मेरी ज़िंदगी से आज़ाद करो। लास्ट रीज़न यही था कि मैंने डिवोर्स का ही मैंने उनको बोला था मुझे डिवोर्स चाहिए, मैं नहीं रह सकती। तो जब मुझे मारे बहुत मारे थे कि तूने डिवोर्स कैसा माँगी मुझसे, मुझसे डिवोर्स चाहिए तुझे, तुझे छुटकारा चाहिए, मैं तुझे छुटकारा देता हूँ, ये वो वगैरह। मार के वो भाग गया था। भागने के बाद 1 महीना मुझे बहुत मारा था और बहुत मार के मुझे छोड़ के चला गया था। 1 महीने के बाद मुझे फ़ोन करके बोल रहा है कि ज़ाकिरा मुझे माफ़ कर दो और मुझे ना आपके साथ वापस आके रहना है। मैंने बोला नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं है, आपने मेरा पूरा हाथ फ्रैक्चर कर दिया है, मैं आपके साथ नहीं रह सकती हूँ, आप अपना जाइए। तो मतलब मुझे बहुत कोशिश करा था मनाने की, मान कि मुझे माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। तो मैंने बोला नहीं तो नहीं। उसके बाद वो ने क्या बोला, ठीक है मैं तुझे ना डिवोर्स दे रहा हूँ, तेरे रिश्तेदार को सबको बुला और सब बैठ के मीटिंग करते हैं। मैंने बोली ठीक है, मैंने अपनी सिस्टर
जीजू, चाचा, चाची, खाला, मौसी जो भी थे सबको मैंने जमा किया। और जमा करने के बाद वहाँ पे जब बैठे ना तो वो बंदे ने पता है क्या बोला? सबके सामने बोला इसका ना अफेयर चल रहा है और इसके लिए तो इसका हस्बैंड है, इसके लिए तो ये मुझे छोड़ रही है। समझे? अब वो ने ये जब चीज़ बोला ना तो मेरा दिमाग एकदम मतलब खराब हो गया। मैंने बोला क्या? तो बोलता है हाँ इसका अफेयर चल रहा है, तुम लोग को नहीं पता, इसके लिए तो ये डिवोर्स मांग रही है। अब मेरे चाचा को क्या लगा, अरे बोलते ना, चार को सच लगती बात, चार को झूठ लगती है। चार झूठ बोले अरे हाँ तो ना मतलब सब लोग मेरे को बोलते क्या ये बात सच है? मैं बोली देखो ये बात सच भी रहेगी ना तब भी मुझे इसके साथ नहीं रहे। जो बातें सुननी है, अब मुझे रहना नहीं क्योंकि ये इतना गिर सकता है। तो बस अब इज्जत से बढ़ के कोई चीज नहीं है, अब मुझे नहीं रहना तो नहीं रहना। मेरे को नहीं पता था कि ये इतना भी घटिया-पना करेगा और ये कर दिया। और अभी भी ये सोचेगा कि मैं जबरदस्ती के साथ ये रिश्ते में रहूं, तो मैं जबरदस्ती तो नहीं रह सकती। अब मुझे रहना ही नहीं, जब मुझे ही कमाना खाना मेरी बच्चों की जिम्मेदारी निभाना है तो मैं क्यों रहूं इसके साथ। तो बस इस वजह से उसका ईगो इतना हर्ट हुआ कि एक लड़की मुझे छोड़ रही है जो 10 साल से मेरा हर चीज पूरा कर रही थी, जो हर मतलब चार आदमी को तो समझा पता है कि मतलब ये घर का खर्चा कैसे चल रहा है। सब तो ये सोचते हैं ना आदमी कमाता है ये कमाती दोनों जन चला। पर जब मैं उसको छोड़ दूंगी और मैं अकेले अपनी जिम्मेदारी निभाऊँ तो इंसान देखता है तो बोलता है ना, अरे ये लड़की ने बेचारी ने देखो कितनी मेहनत करने के बावजूद भी अपना घर संभाल लिया। तो वो चीज वो दुनिया को नहीं पता चलना चाहिए था। हम्म लड़की क्या कर सकती है, ये चीज नहीं पता चलना चाहिए था। भले मैं 100 रुपए ला के दे रहा हूँ, मैं 50 रुपए ला के दे रहा हूँ, पर नाम मेरा ही होना चाहिए कि हाँ मैं ये मर्द है ये घर के अंदर। अब तो इस तरीके की उसकी मेंटेलिटी थी और वो ये सोच रहा था कि ये लड़की होके मतलब ये मुझे छोड़ रही है, ये छोड़ रही है मुझे, मतलब ये चीज मुझे मतलब खाई जा रही थी। मतलब तो मैंने बोला नहीं, मैं अब नहीं रहना तो नहीं रहना। मतलब मेरा एक बोलते ना जब इंसान अपने दिल और दिमाग से उतर जाता तो फिर वो लगता है नहीं बहुत हो गया, बहुत नहीं रहना। तो मैंने ना बस यही रट लगाया था कि मुझे नहीं रहना। तुमको पता है वो फिर मेरे ना पता है सामने मेरे सब रिश्तेदार कजिन लोग जो भी थे सबके सामने आके मेरे आगे पैर हाथ जोड़ा और मुझे मुझसे माफी मांगा कि मैंने गलती से बोल दिया तुझे, मुझे माफ कर दे, मैंने बहुत गलत किया, मैं अब तेरे को तकलीफ नहीं दूंगा वगैरह ये वो प्लान सब बोला मेरे को। मैं फिर मान गई, मैंने बोली जान दे आदमी है शायद उसको गलती का एहसास हो गया होगा। मैंने वापस से उसको घर के अंदर एंट्री दे दी। अब वो एंट्री देने के बाद उन्हें पता है वो प्लान करके आया था घर के अंदर। उन्होंने ये सोचा है कि ऐसे भी ये छोड़ रही है तो क्यों ना मैं ही इसको इतना बर्बाद कर दूं और मैं तब छोड़ू इसको। तो वो 8 दिन पहले मेरे घर में मुझसे बहुत माफी मांगा, मेरी मम्मी के आगे मेरी बहनों के आगे। जाकिरा को समझाओ, जाकिरा को समझाओ, जाकिरा को समझाओ, मेरे को उसके साथ रहना है, मैं उसके बिना नहीं जी सकता हूँ। उसको ये दो तो मैंने बोली ना नहीं मैं तुमको कोई मौका नहीं दूंगा, जाकिरा एक मौका दे दो, जाकिरा एक मौका दे दो। मतलब मुझसे इतना प्यार को ऐसा लगा हाँ चलो अब शायद इसको हो रहा होगा फीलिंग, 1 डेढ़ महीना ये मुझसे दूर रहा होगा तो शायद इसको एहसास हुआ होगा कि हाँ मेरी औरत के साथ ही मुझे रहना चाहिए। ये सोच के मतलब मैंने सोचा ठीक है चलो आ गए। आने के बाद वो डायरेक्ट मतलब अच्छे, पर मैं ज्यादा उनसे मतलब बात ही नहीं कर रही थी, मतलब जितना था नॉर्मली थी, खाना पीना देना लेना बस था। पर मैं ज्यादा मतलब मेरा दिल नहीं हो रहा था, मतलब मुझे क्यों बताऊँ वो धमकी बहुत बार दे चुके थे कि मैं तेरे को ना तेजाब फेंक दूंगा, तेरा चेहरा खराब कर दूंगा, तेरे पेट पे चाकू भोंक दूंगा या तुझे मार डालूंगा ये कर। तो एक औरत कैसे उनके साथ रिलेशनशिप में जाएगी, वो बोली यही सोचेगी ना कि ये इंसान मुझे इस तरीके की बात बोलता है और फिर मैं इसके साथ फिजिकल रिलेशन में कैसे जाऊँ, क्या करूँ क्या नहीं। तो मैं उनसे बात नहीं करती थी। तो वो चीज पे भी वो मुझे मतलब मारता था कि तू क्यों मना कर रही है। मतलब ये कौन सी बात है यार, हम शादी हुई तो पर इंसान की तो एक अंदर से भी एक चीज होना चाहिए ना कि ऐसा नहीं कि तुम जबरदस्ती किसी के साथ नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल। उस पे भी मुझे मारना, उस पे भी मुझे मारना। तो मैंने बोला कि मतलब बहुत हो गया, एक काम कीजिए आप जाओ। मतलब जिस रात को वो एसिड डालने वाला था उसी रात को फिर से हमारे झगड़े चालू हुए और मैंने बस ये बोला कि नहीं मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना ना, बस बोल दिया ना मैंने, बस अपना तुम देख लो। उसके बाद भी पता है उन्हें उसी रात को उन्हें पूरा एसिड ला के रखा और कब लाया ये भी मुझे नहीं पता।
और मैं ऐसे झगड़ा करा रात में, और रात में मैं सो गई 12 बजे, 12 पौने 1 बजे मैं सो गई। अब उन्हें कब एसिड को लेके आके पकाया, पकाने के बाद उसमें नमक 1 किलो मिलाया, और मिलाने के बाद उन्होंने मेरे पूरे फेस पे एसिड फेंका। एसिड फेंकने के बाद वो एसिड डाला, डालने के बाद तो मुझे ऐसा लगा मेरे घर में बम ब्लास्ट हो गया है। मुझे ऐसा फील हुआ कि ऐसा लग रहा है मेरे घर का मीटर बॉक्स फटा, क्या हुआ मेरे साथ, मतलब गैस का सिलेंडर फटा, क्या फटा कि मेरे घर में जो इतना बुरा मतलब ये हो रहा था कि मुझे समझ भी नहीं आता। और मैं चिल्ला रही थी, मतलब मैं जब मेरे साथ उन्होंने डाला भी ना, तो तुमको पता है मैंने उसका ही नाम ली, मेरी सोनू, मतलब उसको मैं प्यार से सोनू बोलती हूँ, मैंने उसका ही नाम ली कि सोनू देख क्या हो गया। वो हंस के क्या बोलता है, ले जी ले अपनी जिंदगी, तुझे अपनी जिंदगी पे बहुत नाच था ना। और क्या बोला, बोला हाँ अब तो तू किसी के इधर काम करने बर्तन मांजने के लिए एक मैड भी नहीं रही है, मतलब तू एक किसी के घर में बर्तन मांजने के लायक भी नहीं रही है, ऐसा मुझे बोल रहा और हंस रहा। और फिर मुझे ताला मार के, मतलब बाहर से ताला मार के भाग गए। तो उसके बाद में मतलब मुझे ना ये चीज लगा कि अरे इतना कुछ, मतलब आजू बाजू वाले लोगों को भी ताला मार दिया, आजू बाजू वाले कोई मुझे हेल्प ना कर सके, किसी किसी के घर में कड़ी मार दिया, किसी को ताला मार दिया, बगल में मेरा भाई रहता तो उसको भी ताला मार दिया, मतलब सब चीज की कोई इसकी मदद ना करे। और मेरे बच्चों के आंख में भी कुछ छींटे गए थे, वो भी रो रहे, मैं भी रो रही, मैं तो दोनों आंख बंद करके रखी थी। मतलब मैं एकदम, मतलब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब एक इंसान इतना बुरा कैसा कर सकता है किसी के साथ। अब मैं उसको ये भी बोल रही थी कि मैं जिंदा बढ़ गई तो मैं छोड़ूंगी नहीं तुमको, मैं ये भी बोल रही थी वो टाइम पे, मैंने बोली मुझे नहीं पता था कि मतलब तुम इतनी घटिया हरकत कर सकते, मैं बोलते भी जा रही। और मेरी मम्मी को मतलब मैं बोल भी रही थी कि मैं मतलब तो कितने दिनों से मेरी मम्मी लोग से बोल रही थी, मम्मी मुझे नहीं रहना है, नहीं रहना। और मेरे ना फैमिली मेंबर में कोई ने मुझे सपोर्ट नहीं किया था। आज वो लोग सपोर्ट करते होते ना तो शायद मैं आज मेरा ये हाल नहीं होता। पर वो लोग बोल रहे थे नहीं बेटा वो सुधर जाएगा, आज नहीं तो कल सुधर जाएगा, सुधर जाए। मैंने बोली अब मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद करके अब सुधर भी जाएगा तो क्या फायदे का, मेरी तो पूरी लाइफ खराब हो गई ना। अब वो उसके बाद मेरे को हॉस्पिटल लेके गए, हॉस्पिटल में सरकारी अस्पताल में लेके गए, तो सरकारी अस्पताल में तो इलाज बराबर होते ही नहीं है। फिर मुझे लेके गए बड़ा भाई खन्ना मसीना हॉस्पिटल था हमारे यहाँ बॉम्बे में, बहुत बड़ा हॉस्पिटल था कि वहाँ पे इतने काफी मतलब मतलब इतना महंगा हॉस्पिटल था कि 1 डे का 30,000 रुपए के आसपास लगता था उधर। और डॉक्टर ने कुछ 24 से 25 लाख रुपए मतलब बता चुका था कि इनके ट्रीटमेंट में लगेंगे। और वो टाइम पे लगा, मतलब काफी एनजीओ वगैरह और ऑनलाइन कैंपिंग, और शाहरुख खान, सलमान खान वगैरह, टाटा लोग सब लोगों ने हेल्प किए थे, तब जाके मेरी एक ये जान बची थी। तो मैं 5 महीना आईसीयू में थी, और ना मतलब एक आँख तो पूरी जा चुकी थी, दूसरी आँख मतलब फुल पैक कर दिया गया था। ये नली डाल दिया गया था सांस लेने के लिए, ना बोल सकती थी, मतलब एक जिंदा लाश की तरह थी। और मुझे एहसास सब होता था कि कब मुझे मेडिसिन दिया जा रहा है, कब मुझे सुई दिया जा रहा है, कब मुझे स्लाइड चढ़ाया जा रहा है, मतलब हर चीज एहसास होता था। पर मैं सोचू तो एक जिंदा लाश थी वहां पे। तब मैंने ना एक ये सोचा कि मैं एक जिंदा लाश हूँ, और मेरे साथ क्या-क्या किया जाता है, क्या-क्या अपन, मैं किसी को अपना दर्द नहीं बता सकती, मैं किसी को अपनी तकलीफ नहीं बता सकती, मैं दुनिया देख सकती। क्या करूँ, मतलब मैं उस वक़्त, मतलब वो वक़्त मेरा ऐसा था कि मेरा हर वक़्त मतलब रोती थी मैं, मुझे समझ में नहीं आता था कि मुझे मतलब सब एहसास होता था कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। पर ये नहीं पता चलता था कि अभी सुबह के 9 बजे है कि शाम के 9 बजे। तो आँख दोनों पैक कर दिया गया था। सास से बात नहीं कर पाती थी, आवाज़ पूरी रोक दिया गया था। मतलब ऐसे ही करते-करते मतलब 5 महीने मैंने वो हॉस्पिटल में निकालने के बावजूद फिर मैं अपने घर जब आई, घर आने के बाद तो मतलब घर आने के बाद तो मतलब ऐसा लग रहा था कि बच्चों से सबसे पहले मिलूँ, पर बच्चे मुझसे मिलना नहीं चाहते थे। किसी ने बता दिया था कि तेरी मम्मी की आँख नहीं है, तेरी मम्मी की नाक नहीं है, तेरी मम्मी के कान नहीं है। तो वो बच्चे डर के मारे, मतलब सुन के डर के वो लोग मेरे सामने नहीं आ रहे थे। तो कैसे करते-करते मतलब बच्चे भी मतलब 8 से 9 महीने बाद मेरे पास आए, और आने के बाद मतलब मैंने उन लोगों को बस समझाया कि बेटा दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करने वाला तुम लोग के लिए कोई है ना, तो मैं एक हूँ। उससे ज़्यादा मेरे से ज़्यादा तुम लोगों को कोई प्यार नहीं करेगा।
मैंने वो लोगों को समझाई, वो लोगों के दिमाग में फिट करवाई कि मतलब बेटा मेरे से ज्यादा तुमको कोई प्यार करेगा ना, तो तुम बिंदास जा सकते हो। तो वो बच्चे जब वो मेरी बड़ी बेटी थी, कुछ 6 साल की, छोटी बेटी थी 5 साल की, वो बच्चे मुझे क्या बोलते हैं, मम्मी आपसे डर लगता है। मैं बोली क्यों डर लगता है? तो बोलते आप भूत दिखते हो। मैंने बोली मैं भूत दिखती हूँ? तो बोले हाँ आप भूत दिखते हो, आपसे ना डर लगता है। तो मैंने बोली डर लगता है? बेटा पर मैं कोई भूत नहीं हूँ, मैं तुम लोग से सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। मैं तुम लोग के बिना नहीं जी सकती, तुम लोग मत, प्लीज ऐसा मत। मतलब मुझे बहुत तो मतलब समझ में नहीं आता था, मुझे इतना रोना आता था कि आज मेरे बच्चे मुझसे डर रहे हैं, आज मेरे बच्चे नहीं। तो कोई भी माँ जब उसका बच्चा उसको ये बोलेगा नहीं आपके आपसे डर लगता है, आपके पास नहीं आना, मैं उनका हाथ पकड़ती थी, वो बच्चे से कांपते थे, दोनों बेटियां कांपने लग जाती थी। तो मतलब और अरे तुम लोगों को ऐसा कोई बोलता था ना, अरे इसकी सब कोई भी जैसा बच्चे बाहर निकलते थे और खेलते थे, तो कोई बच्चा बोलता था अरे इसकी माँ तो भूत दिखती है, तो आके वो बच्चे रोते थे कि मम्मी तुमको ना देखो ना, वो ऐसा बोल रहे थे कि तुम्हारे इसकी माँ भूत दिखती है, ऐसा वैसा। तो बच्चे लोग भी वहां पे मतलब लड़ते थे कि मेरी माँ भूत दिखती है, तो तुम लोग तेरी माँ क्या दिखती है, मतलब इस तरीके से बच्चों के साथ ही बात हुई जाती थी। मतलब बहुत सारी चीज ऐसे लाइफ में आते गई, रिश्तेदार, फैमिली, मतलब हर जगह पे कहीं ना कहीं ताने मिलते थे, कुछ ना कुछ पाप करी होगी शायद, इसलिए इतना बड़ा भगवान ने दिया है इसको नतीजा। मतलब क्यों ये सब चीज क्यों होता है? क्या हमने अपने से किया? हमारी तो कोई गलती नहीं, हाँ हमारे नसीब में ये चीज था, तो मतलब ये तो नहीं कि हाँ सामने वाला नहीं किया है, सामने वाले ने किया है तो ये मेरे साथ हुआ है ना, मैंने खुद से तो नहीं किया। तो लोग ये जो बोलते हैं ना कि इसकी करनी इसके साथ है, या इसके साथ ऐसा हुआ है, या बहुत अच्छा हुआ है, या बहुत मतलब बहुत तरीके की बात होती है, सही में किसी के साथ इसका अफेयर रहा होगा जब भी तो इस आदमी ने ऐसा किया है। जो मैं साफ ये जानती कि मैं बोलती मैं लाख मेरा अफेयर था, मेरा लाख अफेयर था, एक नहीं 10 अफेयर थे। वो आदमी को ये चाहिए कि हाँ ठीक है तुझे नहीं रहना, मैं तुझे डिवोर्स देता हूँ। एक अच्छा इंसान होगा तो यही करेगा। और हमारे शरीयत, हमारे कुरान में भी लिखा है, हदीस में भी है ये चीज कि मतलब कि किसी को साथ नहीं जम रहा है तुम उसको छोड़ दो, पर ये चीज नहीं कि किसी को जला के छोड़ो। बिल्कुल, बिल्कुल। ज़ाकिरा आपने बहुत ना कोई सहा है। कानून ना कोई मजहब ये सिखाता है कि किसी को जलाओ, किसी को तकलीफ मत दो। सबका मजहब यही बोलता है हाँ नहीं जम रहा है दोनों में, तो दोनों अपने अपने रास्ता अलग अलग कर सकते हैं। बिल्कुल। और आपने बहुत सही बोला ज़ाकिरा कि आपका अफ़ेयर था कि नहीं था, ये आपका पर्सनल मैटर था। उसमें किसी को जी हक नहीं बनता, नाइदर आपके पिता को, नाइदर आपके भाई को, नाइदर आपके पति को, जिसने ये एक्शन लिया कि जी जी आपकी ज़िंदगी बर्बाद करे या आपको फिज़िकली टॉर्चर करे, या जो उसने किया एसिड फेंका आपके ऊपर। आपकी ज़िंदगी है, आपका एक अफ़ेयर हो, 50 अफ़ेयर हो, चाहे ना हो, वो आपका अपना ना डिसीज़न हो। है, पर्सनल अपना डिसीज़न है। आप उसकी हर इंसान की लाइफ होती है, हर हाँ, इंसान अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ ख्वाब देखता है। हाँ, और ठीक है। आपकी आपकी तो जवाबदेही नहीं है किसी को। हाँ सही बात है, मैं क्यों किसी को अपना अपना जवाब दूं कि भाई मेरी लाइफ में क्या है, मैं किसको क्या करती हूँ, मैं क्या पसंद करती हूँ, क्या मेरा खाना, जो मेरा मुझे ऐसा लगे जिससे बताना चाहिए मैं उससे बताऊंगी, हर किसी को क्यों जवाब क्यों दूं। जवाब दूं? बिल्कुल सही, बहुत सही बोला। और सबसे ज्यादा जो मुझे टचिंग लगा नादे जाकिरा, वो दो चीजें। एक तो जब लड़की आपके घर होती है तो आपके पति का जो रिएक्शन होता है, उसको पॉलिथीन में फेंक रहा है वो, उसको लड़की या लड़का से ज्यादा वो जिंदगी देखनी चाहिए। मतलब बच्चे से तो शैतान को भी प्यार हो जाता है। जी जी जी। जी। और दूसरा कि वो बंदा आपके सामने बैठ के आपके ऊपर एसिड फेंक के आपसे बात भी कर रहा है कि तेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। हाँ मतलब हाँ हाँ। ये एक हैवान भी नहीं कर सकता, ये एक हैवान भी नहीं कर सकता मेरे लिए शायद। तो वही आज आज तुमको बता रही हूँ ना, आज आज ना तुमको पता है वो ना मुझसे मतलब इस तरीके से माफी मांगता है, और बहुत उसके लेटर कम से कम नहीं तो कितने लेटर आ चुके हैं मेरे पास, और जेल से, और ना मुझसे बहुत रो के माफी भी आज वो मांगता कहाँ है, पे और है बहुत, जाकिरा? आज कहाँ है वो? वो थाना जेल, बॉम्बे में थाना जेल में। बिल्कुल। तो वो मतलब मेरे बच्चों के लिए आज वही लड़कियों को वो याद कर करके बेहोश होता है।
आज वही बच्चों को वो याद कर करके बेहोश होता है कि मेरी बच्चों से मुझे मिला दो। आपको लगता है आप उनको कभी माफ कर पाएंगी जाकिरा? मैं सच सच बोलूं ना, मैंने ना उसको माफ तो कर दी हूँ, दिल से मैंने माफ कर दी हूँ। पर सोचो कि मैं उसके साथ रहने के लिए तो मैं रह तो नहीं सकती हूँ। नहीं, रहना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल रहना नहीं चाहिए। और नहीं, आपने मैंने ना माफ झूठ किया, कैसे बोलूं। ये भी बहुत मैंने बड़ी वो बात है। नहीं, तुमको मैं बताऊं, मैं माफ की तो क्यों की हूँ। मैंने अल्लाह की रजा के लिए माफ कर उसको, कि या अल्लाह ताला, मैं उसको तेरा बंदा है, वो भी तेरी एक मखलूक है और मैं भी तेरी एक बंदी हूँ। तो मैं तेरी रजा के लिए, तू मुझसे राजी हो जा, बस मैं उसको माफ कर दूं। बिल्कुल। और मेरा उससे कोई लालच नहीं है, ना मेरे को उससे क्या है। मैं बस यही उसके लिए, मैं ना दुआ भी करती हूँ ना बददुआ भी करती हूँ। कुछ नहीं, बस मैं ये बोलती हूँ कि या अल्लाह, उसके दिल में सच में से है तो तू बेहतर जानता है, तू सबके दिलों का हाल जानने वाला है, तो तू। पर मैं कुछ नहीं कर सकती उसके लिए, मैं नहीं छुड़ा सकती उसको, मैं अपनी जिंदगी में वापस नहीं लेके आ सकती मैं उसको। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सही डिसीज़न है ज़ाकिरा, क्योंकि मैं फ़ील कर रही हूँ, आपने आपकी बातों से अगर मेरी आँख भर गई, तो आपने तो ये चीज़ पूरा पूरा ज़िंदगी जिया है। कितना टफ़ होगा आपके लिए जब आपके बच्चे आपको ये बोल रहे हैं कि आपसे डर लग रहा है। इससे इससे ज़्यादा पेनफुल और कुछ नहीं हो सकता कि आप अपने बच्चों को अपने पास मनाना पड़ रहा है एक माँ को कि मेरे पास रहो, मुझसे डरो मत। और पता है, मैंने वो लोगों को पता है कहाँ से एक हिम्मत दी थी, वो शाहरुख खान की भूतनाथ पिक्चर नहीं है। हाँ, तो भूतनाथ, वो बच्चा एक भूत से प्यार करता है, फिर वो भूत उससे प्यार करता है। तो वहां उन लोग देखे, वो पिक्चर देखने के बाद यूट्यूब पे ही मोबाइल में लगा के थी, उन लोग देखे 2 बजे रात को वो। तो मैंने बोली, ये पिक्चर देख के कुछ समझ में आया? तो बोले हाँ अम्मी, वो भूत वो बच्चे से कितना प्यार करता है ना, फिर वो बस के माँ बाप को भूत को जला देते हैं, ये कर देते। तो मैंने बोली, मैं भी भूत ही हूँ, पर वो भूत से ज्यादा तुम लोग से प्यार करती हूँ। सीरियसली। मैंने ऐसा करके उनके दिमाग में ये चीज डाली, और मैंने बोली बेटा, मैं तुम लोग से बहुत ज्यादा। और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चे मतलब इतने, मतलब मैं जरा सा मेरे आंख में आंसू भी आ जाता है ना, तो वो बच्चे दोनों आके मेरे बाजू में बैठ जाएंगे। क्या हुआ मम्मी, क्या हुआ, क्यों रो रहे तुम, क्या बात है, क्या हुआ, बोलो ना। ये देखे, ये दोनों आपस में बोलेगी, अम्मी क्यों रो रहे हैं, अम्मी से पूछना। क्या हुआ अम्मी, अम्मी बोलो ना अम्मी। अरे अम्मी अब बोलो ना क्या हुआ, मतलब इतना उन लोग को मतलब है कि मतलब बहुत जान देते हैं मतलब। जाकिरा, आई एम श्योर कि आपने दोनों लड़कियों को बहुत स्ट्रांग लड़कियां बनाई होंगी, क्योंकि आपकी खुद की जर्नी ऐसी रही है कि एक तो वो देख के सुन के, और दूसरा आप जैसी इतनी स्ट्रांग अगर माँ किसी को मिले, तो ऑब्वियस सी बात है वो लड़कियां भी बहुत स्ट्रांग होंगी। और पता है, अभी तो पता है कोई भी जैसे कुछ सवाल कर देता है, या कोई कुछ बोल भी देता है, जैसे ये मोहल्ले में या फैमिली में कोई कुछ बोल देता है, तो बच्चे मेरे फटाक से जवाब दे देते हैं। तो कोई बोलता है कि क्या जाकिरा अपने बच्चे को तमीज नहीं सिखाती? मैंने बोला, मैंने तमीज सिखा था तो क्या मिला मुझे, और मैं हम्म। मेरे बच्चों को तमीज सिखाऊंगी। मेरे बच्चों को जहाँ तमीज देना है वहां मैं तमीज देती हूँ, पर जहाँ गलत होता है तो वहां मेरे बच्चों को मैं रोकती नहीं, मैं बोलती बिंदास बोल, भले तुम्हारी उम्र छोटी है तो क्या हो गया, जो चीज गलत हो रहा है वहां पे बोलो। बिल्कुल सही, जो चीज़ गलत है उसके लिए हमेशा आवाज़ उठानी चाहिए। और ये आपने बहुत अच्छा एक कोट भी किया कि अगर आपका परिवार आपकी पहले सुन लेता और आपको मजबूर नहीं करता अपने पति के साथ रहने के लिए, तो शायद ये इंसिडेंट्स आपकी लाइफ में होता भी नहीं। नहीं होता। और मैं सबसे पहले तो सबसे ये बात कहना चाहती हूँ कि लड़कियों की शादी करने के बाद ये नहीं होना चाहिए कि मतलब लड़की पराई हो गई। ये कोई माँ बाप को ये चीज नहीं करना चाहिए कि तो उस वक्त कि लड़कियों को जो हमारी जरूरत होती है तब तुम उनका साथ नहीं देते हो। तो आप जाकिरा हमें ये बता रहे थे कि परिवार का सपोर्ट कितना इम्पोर्टेंट है, अगर वो सही टाइम पे अपने बच्चों की सुन लें या की बातें सुन लें, कि क्योंकि हम झेल रहे थे। मुझे आपको पता था कि आपका परिवार, आपका ससुराल आपके साथ कैसे रिएक्ट कर रहा था, और ये बहुत ज़रूरी होता है। और आपने एक बहुत अच्छी बात बोली कि शादी करने के बाद ये जो इंडिया में कल्चर है ना कि लड़की पराई हो गई, ये बहुत ही गलत कल्चर है। मैं कह रही हूँ कि मैं बताऊंगी दुनिया को कि बेटियों को कैसा पाला जाता है और बेटियों को कैसी आजादी दी जाती है, बेटियों को कैसी जिंदगी दी जाती है।
सब चीज दी जाएगी। हाँ, उनको उनको मतलब हाँ, पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई, फ्रेंड के साथ बैठना है तो फ्रेंड के साथ बैठे, बॉयफ्रेंड रखना है तो बॉयफ्रेंड रखे, मतलब सब चीज के लिए इजाजत दूंगी, पर हर वक्त और हर वक्त का टाइम। ये चीज नहीं कि मतलब मैं अपनी बेटियों को कैद कर दूं, नहीं बेटा ये चीज नहीं करना, नहीं बेटा वो जो बच्चों को तुम हर वक्त डिस्टर्ब करोगे तो वो बच्चा और खराब ही होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। ज़ाकिरा उनका इतना एक सब हर आपने चीज झेला। का टाइम होना चाहिए और उनकी जिंदगी है, वो अपनी जिंदगी जी सकते हैं। हम अपने हिसाब से उनको नहीं चला सकते, वो रिमोट कंट्रोल नहीं है कि उनको बस हर वक्त हम टॉर्चर करते रहेंगे और वो उनको कर सकते हैं। उनकी लाइफ है, उनको जो ठीक बिल्कुल, लगता है वो कर सकते हैं। बिल्कुल। ज़ाकिरा इतना सब आपने झेला, डोमेस्टिक वॉयलेंस का भी शिकार रहे आप। आपने बताया कि एक टाइम ऐसा आया कि आपको सुसाइड करने का थॉट आया आपके दिमाग में। ये बहुत गलत थॉट है। सबसे मतलब आप भी जानते हो ये। पर जब जिंदगी से इंसान हार जाता है ना, तो तब दिल ऐसा करता है कि ना खत्म कर दो अपने बिल्कुल, आप को। बिल्कुल मैं कि समझ तो रही हूँ। देखो, मेरा कहने का मतलब मैं क्या कह रही हूँ कि जिसका मेरा कोई बॉयफ्रेंड रहता तो मैं तो उसके साथ निकल जाती ना। हुँ, छोड़, बच्चे कच्चे आदमी सब ससुराल वाले खानदान, जात बिरादर, कौन क्या बोलेगा मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ चल गई। हाँ, पर मैं फिर भी वो इंसान के साथ रह रही हूँ। बिल्कुल, हाँ, और मैं फिर भी रह के मैं कानूनी तौर पे मैं ये बोल रही हूँ, मैं हदीस के हिसाब से भी बोल रही हूँ कि भाई मुझे तेरे साथ नहीं रहना है। तू जा सकता है, तुझे मेरे को नहीं रहना है, क्योंकि जब मुझे ही हर चीज पूरा करना है तो मैं कर रही हूँ ना, तो भाई मुझे करने दे। तू 4 बजे रात को आ रहा है, तू मतलब सारी सारी दिन घूम रहा है, सारी सारी रात गायब रह रहा है, और फिर सुबह आके बोलता 100 रुपए का धंधा हुआ, 100 रुपए खर्चा है। कहाँ थे? इधर का फला जगह मेरी गाड़ी खराब हो गई थी, मैं रात भर गाड़ी में सोया। चलो ठीक है, मुझे बताओ कौन सी गैरेज से गाड़ी बनवाए, तो हंसता था। हाँ, बोलता था, हंसता था, बोलता कौन सी गैरेज में? बोलती थी कहाँ, गाड़ी खराब थी ना गाड़ी, तो आप मुझे लेके चलो, वो उधर बताओ किधर खराब थी गाड़ी, कहीं से तो बनवा के आए होगे ना गाड़ी, तभी तो घर आए हो। तो मैं ये सब चीज बोलती थी ना, तो हंसता था, बोलता पागल है क्या, तेरे को मैं वहां लेके जाऊंगा। मैं बोली चलो ना, मैं गैरेज वाले से पूछूं भाई कि कितने बजे बना के दी इनकी गाड़ी को। हुँ, तो मतलब हर चीज जब इंसान झूठ बोलने लगता है ना, तो इंसान का फिर दिल ये होता है कि हम इस पे 9 साल से भरोसा करें। गरीबी अमीरी हर जगह पे है, वो चीज नहीं देखा जाता है। पर जब जो रिश्ते में सच्चाई नहीं है, वो बिल्कुल। रिश्ता कोई मतलब का नहीं। ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है। ज़ाकिरा मेरा क्वेश्चन था कि जब ये थॉट आपके दिमाग में आया, तो ऐसा फिर क्या फीलिंग या ऐसा क्या सोच आया कि आपने कहा कि नहीं, नहीं ये गलत होगा, अपनी ज़िंदगी एंड करना बहुत गलत है? क्योंकि ये मैसेज बाहर तक जाना बहुत ज़रूरी है ज़ाकिरा, कि बहुत सारे आजकल एसिड अटैक सर्वाइवर के साथ-साथ बहुत सारे सोशल मीडिया आप देखिए, सोशल मीडिया बुलिंग इतनी होती है लड़कियों के साथ, कि लड़कियों के दिमाग में ये थॉट आते हैं और कई सारी लड़कियाँ सुसाइड कर भी लेती हैं। क्योंकि उनके दिमाग में हाँ, वो थॉट मैंने वापस कुछ नहीं आता जो आपके। टाइम पहले 1 साल पहले वो एक लड़की का नहीं है, अहमदाबाद या गुजरात या सूरत की एक लड़की ने सुसाइड किया था नदी में कूद के। जी, जी, जी। वो टाइम पे बस मैं पता वो वीडियो देखा था तो मुझे ऐसा लगा था कि ये लड़की मुझे 2 दिन पहले मिल जाती, हुँ, इसका मेरा कहीं से कांटेक्ट हो जाता, मैं उसको संभाल लेती। बिल्कुल। मतलब मेरे मन में ये चीज आ रहा था, काश मैं इसकी फ्रेंड होती, काश मैं इसको समझा सकती। मतलब मुझे ये चीज जब मैं उसका वायरल हो रहा था वो वीडियो ना, मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी कि मतलब इन्हें ऐसी जान क्यों दी। मतलब मुझे ये समझ नहीं आता। मैंने अब मुझे ऐसा लगता है ना कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है और जिंदगी को जीना वाह! चाहिए, हंस के जीना चाहिए। तो जिंदगी दोबारा नहीं मिलती, हम एक ही बार मिलेगी, और बहुत अच्छे से खुल के जीना चाहिए। सो कि आपके दिमाग में यही थॉट जाने के उस वक़्त बाद भी आया ज़ाकिरा? दुनिया से जब जाए भी ना, तो शान से जाए और फिर सामने वाला बोले कि हाँ, ये बंदी ने जी के दिखाई और दूसरों के लिए मिसाल भी कायम की। वॉव! वॉव! आपका यही थॉट शायद आपको लाइफ़ जीने के लिए एनकरेज किया है कि मैं कुछ करके जाऊँगी। जी, कि बिल्कुल, जब जाना है तो शान से जाना ना, क्यों ऐसे मुंह छुपा के और अपने आप को खत्म कर रहे हैं। इंसान बोलेगा देखो कैसी थी, कितनी बेजार हो गई कि जिंदगी को खत्म कर दी। बिल्कुल। ज़ाकिरा तो नहीं, आपने मौत तो अपनी डॉटर्स के लिए क्या ड्रीम देख रखा है? 2 बेटियाँ हैं आपकी, सबसे ब्लेस्ड मेरी दो होती हैं। बेटियां हैं, अब मैंने सोच के रखा है कि उनको एक अच्छा एजुकेशन दूं। अच्छा मतलब बहुत अच्छा, बहुत कुछ ऐसा सोच के तो रखा है, बस अल्लाह ताला वो इसमें कामयाब करे मुझे। और मैं ये चाहती हूँ कि मैं अपनी बेटियों को मतलब एटलीस्ट उनको उनके पैरों पे खड़ा करूँ। तो मैं तो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मेरे तो बस
आपको मैं ये भी बता दूं कि मुझे इंग्लिश भी नहीं आती थी पढ़ने के लिए, ना इंग्लिश का एक मैंने इंग्लिश पता है म्यूट हो। कि मैं इंग्लिश जब हॉस्पिटल में थी, जब मुझे मेरे हलक में यहाँ पे ठीक कर दिया गया था और मेरे आंखों को बंद कर दिया गया था, तो मैं डॉक्टर से इशारे में ऐसा हाथ तक कर करके बोलती थी, तो डॉक्टर बोलता था नहीं ताकरा नहीं समझ में आया, तो डॉक्टर ना मुझे पेन और एक इंग्लिश देता था कि ताकरा लिखो, तो मैं उर्दू में लिखती थी, तो डॉक्टर बोलता था ए भाई इधर कोई उर्दू उर्दू वाला है नहीं, तो मैं बोलती थी कि बोलते क्या है कुछ बोल, तो मेरे को ना तो समझ में नहीं आता मैं क्या लिखूं। मैं वहां पे ना एक एक वर्ड मिलाना सीखी थी हम्म। कि डॉक्टर आप 2 दिन से कहाँ थे, हम्म। मतलब वो 2 दिन से बात, वो बोले अरे रात्रा तुम मुझे मिस कर रही थी, मैं बोली हाँ, मतलब ऐसा इशारा कर दी, बोलती थी डॉक्टर तुम नहीं आते हो ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता, तुम आया करो मेरे ड्रेसिंग में, तो वो डॉक्टर बोलता था अरे बाप रे तुम मुझे याद करती है। पर वो टाइम पे ना डॉक्टर का सपोर्ट होना बहुत जरूरी, मुझे ना डॉक्टर बहुत अच्छा मिला था कि हम्म। मतलब एक हिम्मत देता था वो, जब मेरे पास आता था ना तो मेरे हाथ को ऐसा हाथ मिला के वो ये बोलता था जाकिरा तू अच्छी होगी, बस तू हिम्मत मत हारना, देखना तेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा, हम लोग जो तुझे हम लोग आगे बढ़ाएंगे, हम कोशिश करेंगे तेरे साथ अच्छा, भले वो नहीं किए तो क्या हो गया, पर उस वक्त ना हिम्मत की बहुत जरूरत होती है और इंसान जाकिरा लैंग्वेज कभी बैरियर नहीं होता। अंग्रेजी आना, इंग्लिश आना कोई बहुत शान की बात नहीं होती है। आप जो बोलो इज्जत के वो साथ चीज बोलो और वो समझा चीज सको। वो चीज तुमको पता है, फिर मैंने ना मतलब मेरी बहन लोग आते थे या मेरी भाई आता था, तो मैं उन लोग से भी लिख लिख के ऐसा हो रहा था, तो उन लोग मेरा भाई लोग बोलते थे क्या बोल रही है, नहीं समझ में आ रहा, पेन ला के देते, तो फिर मैं एक एक वर्ड मेरे बच्चे कहाँ हैं और आज कौन सी तारीख है, अभी क्या टाइम हो रहा है, मतलब ये चीज जब तो मेरा भाई बोलता था अरे तू तो हॉस्पिटल में आके स्कूल क्लास ले रही है, बोले तुझे तुम बैठे बैठे सब सीख के इधर क्या दिमाग इसमें लगा ली, तो मैं बोलती थी उन लोग से, मैं पूछती थी मैं इंग्लिश मतलब इशारे में बोलती थी मैं सही लिख रही ना, बोलते थे हाँ हाँ सब सही है, मतलब ऐसा बोलते थे उन लोग। और आज तो मतलब लैंग्वेज मतलब कैसा ना, सामने वाला टॉकिंग की तरह तो वो समझ में आ जा रहा है, पर हम्म। मैं बोल नहीं पाती। कोई बात नहीं है बोलना। वैसे भी हमारी मातृभाषा हिंदी है। हम हिंदी बोल रहे हैं वही बहुत अच्छी बात है और अच्छे से बोलना चाहिए। अपनी भाषा, अपनी बात को समझा लेना बड़ी बात होती है। अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू वो मैटर नहीं करता है। जहाँ तक मेरा थॉट प्रोसेस है, मैं आपकी बात को समझ रही हूँ, रिलेट कर रही हूँ, उससे सीख ले रही हूँ, वो बड़ी बात है जाकिरा। और आपने जो जिंदगी में किया है ना, बहुत कम लोग होते हैं जो वो कर पाते हैं, या तो गिव अप कर हार जाते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस की बहुत सारी महिलाएं शिकार हैं, वो हार जाती हैं। एसिड अटैक सर्वाइवर बहुत सारी महिलाएं हैं, लेकिन बहुत कम हैं जो आप जैसी हिम्मती हैं, अपने बच्चों को साथ लेके चल रही हैं और आगे आके सबको जीने की उम्मीद भी दे रही हैं। जाकिरा, जाकिरा, एक क्वेश्चन। जब आप हॉस्पिटल में थी, हॉस्पिटल से लेके घर आने तक की जर्नी में आपके दिमाग में क्या चल रहा था कि जाकिरा अब क्या करेगी? पता है मुझे जब मैं हॉस्पिटल से घर आने के टाइम पे तो मुझे नहीं पता था कि मेरा चेहरा क्या है और क्या हो गया है, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि क्या, मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरी एक आंख नहीं है, ओह। ठीक है, बस ये पता था कि मम्मी लोग बोल रहे थे कि आंख में रोशनी जा चुकी है और डॉक्टर इलाज करेगी तो आ जाएगी, तो मैंने देखा ही नहीं था सामने से शीशा के मुझे पता चले कि हाँ मेरी एक आंख नहीं है, हम्म। बस ये बोले थे कि आंख की रोशनी जा चुकी है, वो डॉक्टर इलाज करेंगे तो वो आंख लगेगी, हो जाएगा ऐसा। मैं जब घर आ रही थी ना तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अल्लाह मैं घर जा रही हूँ तो काफी लोग वहां पे आएंगे रोज देखने के लिए सुनने के लिए, मतलब क्या होएगा कैसे होएगा, मतलब एक खुशी भी हो रही थी कि 5 महीने बाद घर जा रही हूँ, और एक डर भी लग रहा था कि लोग मेरे को देख के क्या बोलेंगे, मतलब सिर्फ मेला लगा हुआ था घर के अंदर। मतलब समझ रहे हो ना, हम्म। एक ना कोई रिश्तेदार मोहल्ले पड़ोसी जिसको जो सुनता था हम्म। वो इंसान आता था घर पे मिलने के हम्म। लिए, हम्म। आते थे जाते थे दुनिया की बातें करते थे। फिर भी मैं मतलब लोगों को इग्नोर करती थी, मतलब कि जहाँ पे मुझे ठीक लगता था वहां पे मैं बातें करती थी, और ज्यादा कोई कुछ रोता था मेरे आगे आके रोने लगता था तो मैं बोलती थी मुझे रो के मतलब तोड़ो मत, मैं लोगों को यही बोलती थी वाह। मेरे सामने रोया मत करो, तुम लोग रोते हो ना तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर कमी है,
मेरे अंदर सही में मैं बदसूरत दिखने लग गई हूँ। मैं ऐसा बोलती थी, तुम लोग रो क्यों रहे हैं? क्या मेरे अंदर कमी है? मैं वही जाकिरा, क्यों रो रहे हो तुम लोग? मतलब मैं उन लोगों को बोलती थी। तो उन लोग बोलते थे, जाकिरा तेरे अंदर हिम्मत कहाँ से आती? तो मैं बोलती थी, क्या मेरे अंदर कमी है जो तुम लोग रो रहे हो? मतलब जो भी आता था ना रोता था मुझे देख के, या उन लोग को रोना आ जाता था, तो मैं उन लोग को बोलती थी, क्यों रो रहे हो तुम लोग? तो मुझे नहीं पता था कि हाँ मेरे साथ इतना कुछ हो चुका है, मैं ऐसी दिखने लग गई हूँ। वो लोगों को बोलती थी, क्यों रो रहे हो तुम लोग? मैं वैसी तो दिख रही हूँ, बस कि मेरा हाथ छू गया तो क्या तुम लोग रोएगी? तो लोग कुछ बोलते नहीं। तो मम्मी ने पूरे घर में मतलब शीशे के पेपर वगैरह चिपका के रखे थे। फिर बाद में मेरी बेटी ने एक दिन, पता नहीं फिर मेरे को पता नहीं कैसा लगा कि मुझे अपना चेहरा देखना चाहिए, समझे। और जब मैंने मोबाइल का कैमरा ऑन किया और कैमरे के सामने देखी, मैं ऐसा देखी, मैं तो इतना डर गई कि मतलब मैं बोली, अल्लाह मेरे साथ क्या हो गया? मतलब मेरा तो पूरा चेहरा ही गया। वो मतलब मैंने उठा, इतनी डर गई कि मैंने मोबाइल को उतनी दूर फेंकी, मतलब डर के मारे मैं खुद डर गई अपने आप से। और मैंने मोबाइल को उठा के फेंक दिया उधर। मैंने बोली बाप रे, मतलब मैं फिर मेरे को समझ में नहीं आता। और 3 दिन मैं यही दुआ करी थी, ऊपर वाला ने मुझे बचाया क्यों? मुझे मर जाना ही ठीक था। मैं कैसे जीऊंगी और मैं कैसे फेस करूंगी? लोग मुझे क्या सोचेंगे, क्या क्या बातें बोलेंगे, अल्लाह मैं क्या करूं? मतलब मुझे समझ भी नहीं आ रहा था। और मैं बोली इसीलिए तो मेरे बच्चे मुझसे डर रहे थे, इसीलिए तो जो आ रहा था मेरे सामने रो रहा था। मतलब वो वक्त मतलब कैसा था ना, मैं अकेले थी। और अकेले थी और मैंने मोबाइल में देख ली, और देखने के बाद दरवाजा बंद कर करके मैंने चीख मार मार के मतलब इतना रोई, इतना रोई, इतना रोई कि मतलब 3 दिन तक मैं रो रही हूँ। मेरी मम्मी को नहीं पता कि मैंने मोबाइल में देख चुकी हूँ, या मेरे घर में किसी को नहीं पता कि मैंने मोबाइल में देखी। सब लोग पूछ रहे क्या हुआ, क्या हुआ? मम्मी कुछ नहीं हुआ, बस मुझे मरना है, मुझे मरना है, मुझे चलो डॉक्टर की सुई लगवा दो, मुझे नहीं जीना है, मुझे बस बहुत हो गया, मुझे नहीं, मुझे मरना है। क्यों बचाए तुम लोग ने मुझे, मुझे क्यों बचाए? मतलब मैं उन लोगों से ये चीज बोल रही। तो मतलब फिर समझ में नहीं आता था कि कैसे क्या होगा, जिंदगी में क्या करूंगी, कैसे करूंगी, कुछ भी नहीं समझ में आता था। ऐसा लगता था लाइफ खत्म। मतलब यही लगता था कि खत्म, अब कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। पर बोलते ना, जब हमारी कुछ आजमाइश होती है कि अल्लाह ताला हमें आजमाता है हर चीज से, और हम मतलब वो चीज में मतलब मेरी बहन मुझे बोलती थी, कि बोलती थी जाकिरा तू तुझे तुझे नहीं पता, तू बहुत लकी है, ऊपर वाले ने तेरे को साथ इतना बड़ा इम्तिहान लिया, पर तेरे साथ देखना बहुत अच्छा होगा। मतलब मेरी एक सिस्टर थी, वो मुझे हमेशा, मतलब वो भी रोती थी, पर वो मुझे समझाती भी बहुत थी। तो मैं ना, पता है और भी काफी ऐसे अटैक सर्वाइवरों को देखती थी कि अरे वो ऐसा कर रही है या वो ऐसा कर रही है, अरे मुझे को इतना अच्छे से रह रही है, मुझे को कैसे लाइफ स्टाइल को चेंज करे। मतलब देखते देखते मुझे भी थोड़ी हिम्मत मिलती थी कि अरे उन लोग कर सकते तो क्या मैं नहीं कर सकती? उन लोग कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकती? तो मतलब मैं ये सोचती थी कि जान दो, किसका भी कुछ भी जा रहा तो क्या हो गया, मैं कर सकती हूँ, मैं रह सकती हूँ, मतलब मैं यही सोचती थी। और करते करते हिम्मत बोलते ना अपने आप इतनी आ गई कि मैंने जब अपना फेसबुक अकाउंट बनाया, तो मैंने सबसे पहले अपना फोटो जब डाला, तो लोग चार बोले अरे वाह। और कोई 4 लोग ने बोला इतना पागल हो गई क्या साक्षरा, कि ये सब क्या है डाल रही है? मैं बोला जो मैं हूँ वो मैं दिखा रही हूँ। और फिर मैंने डालते गई, काफी मुझे मतलब अच्छे इंस्टाग्राम वगैरह सब मतलब स्टार्ट करते करते, मतलब लोगों का जो प्यार और जो लोगों के जो कमेंट, जो लोगों का हार्ट, मतलब जो चीज आते गया, तो इस बोलते ना पावर एकदम अंदर ही अंदर बढ़ते गया। हम्म। जो लोग हमें एक्सेप्ट करते ना, समाज को ना, किसी के साथ भी कुछ भी हो रहा है उसको एक्सेप्ट एक्सेप्ट करना, करना चाहिए, बहुत बड़ी बात बोली आपने। उनको एक्सेप्ट करना। उनको कोई पैसे की जरूरत नहीं है ना, उनको कोई लालच नहीं है, बस उनको एक कार्ड हम दे देते ना, उसमें वो खुश हो लेकिन जाते जाकिरा आपने नोटिस किया, जब आपने खुद को एक्सेप्ट किया ना, तभी समाज ने आपको एक्सेप्ट किया। तो पहले एक्सेप्टेंस खुद से आती है। जब मैं खुद को एक्सेप्ट कर लूंगी जैसी हूं, तो समाज तो करेगा ही करेगा एक दिन। हाँ। तो मतलब मैंने फिर पता है मेरा ना एक एनजीओ था, वो लोगों ने ना मतलब मेरे वुमेन्स ऑफ बॉम्बे में 2018 में मेरी स्टोरी, 2018 2019 में वो लोग ने मेरी स्टोरी डाले थे कि जात्रा को मतलब
कुछ फाइनेंशियली हेल्प की ज़रूरत है और ज़ाकिरा के खुद की एजुकेशन के लिए कुछ हेल्प चाहिए। तो वो लोग मतलब स्टोरी डाल रहे थे तो काफ़ी एक एनजीओ में हेल्प आई थी, तो वो एनजीओ ने मतलब मुझे वो हेल्प नहीं दिया था, उन्होंने सारे फंडिंग वही खा लिए थे। हो। तो बाद में मुझे पता चला कि हाँ, इन लोगों ने मेरे को यूज़ किया गया है वहाँ पे और मेरा नाम का फंड लेके खा लिए हैं। उसके बाद फिर वहाँ पे मेरे को एक हवाई वुमन्स ऑफ बॉम्बे में मेरी स्टोरी के नीचे उन्होंने अपना कमेंट किया था। उनका नाम है अनुश्री कुलकर्णी और वो मतलब वहाँ पे कमेंट किया था, यू आर हेल्प मी जाकिरा, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। और मतलब फिर वो एनजीओ से बात करी कि मुझे जाकिरा का कांटेक्ट नंबर दीजिए, मुझे जाकिरा की हेल्प करना है, उसको क्या चीज की जरूरत है। तो वो लोगों ने बोले नहीं, हम जाकिरा की हेल्प हम करते हैं, आपको जो करना है आप हमारे एनजीओ में कर दीजिए, हम जाकिरा तक पहुंचा देंगे। बिल्कुल। वो बोली जाकिरा को कांटेक्ट नंबर चाहिए, मुझे जाकिरा से बात करना। वो इतना करने के बावजूद और कुछ नहीं। फिर उसके बाद पता नहीं, जो मेरी स्टोरी मैंने वुमेन्स ऑफ बॉम्बे में गई और फिर मैंने सारे कमेंट पढ़ने लग गई। पढ़ते पढ़ते वहां पे अनुश्री का जब कमेंट देखा तो मैंने उनको देखा, मैंने उनको हेलो करके फिर मैंने उनकी आईडी पे गई, उनको हेलो किया मैसेंजर पे, हमारी बात हुई। बात होने के बाद तो वो मतलब एकदम शॉक हो गए कि बोले जाकिरा मैं आज 2-3 दिन से तुम्हारे लिए बात करने के लिए ट्राई कर रही हूँ, तो तुमने सामने से। मैंने बोला क्या? बोले हाँ, मैंने तुम्हारे एनजीओ में भी तुझसे बात करने की कोशिश करी पर तुम्हारे एनजीओ वाले लोग ने नहीं बताया तुमको। मैंने बोला नहीं, मुझे आपका मैसेज दिखा कि आप मेरी हेल्प करना चाहते, तो मैंने सोचा आपसे फिर मैं बात करूं। तो और आज हम दोनों इतने अच्छे फ्रेंड बन चुके हैं, इतने अच्छे फ्रेंड हैं कि आज जो भी हूं ना तो मैं उनके बदौलत हूँ। बिल्कुल ज़ाकिरा, एंड मैं उनको थैंक यू बोलना चाहूँगी कि वो आगे आई एक स्ट्रॉन्ग महिला की तरह और एक दूसरी महिला की सपोर्ट किया। हमें कसम से बोलूँ ना, मतलब तुम्हारा नाम क्या है? श्वेता। स्वात श्वेता। स्वीता, हाँ। तो मतलब मैं बता रही ना कि मतलब आज मतलब मेरे मेरे ना इंसान कोई कोई बोलता है ना, हिंदू मुस्लिम ये वो, उनको पता है वो एक हिंदू है। बिल्कुल। इंसान जो आज बोलता है ना कि अरे हिंदू ऐसा कर रहे हैं, मुस्लिम ऐसा कर रहे हैं, ये चीज इतनी गंदी चीज है ना, कुछ पूछने का नहीं। और मैं तो बोलती इंसानियत से बढ़ के कोई कोई रिश्ता नहीं है। रिश्ता नहीं है। आपने बहुत अच्छा बताया, और जिन्होंने आपकी हेल्प की ना उनको भी कोटि कोटि धन्यवाद कि एटलीस्ट वो सामने आई और उन्होंने एक ऐसा एग्जाम्पल सेट किया। मैं कोशिश करूंगी उनसे भी बात करने की ज़रूर, क्योंकि ऐसी महिलाएं जरूर। जो दूसरी महिलाओं का हाथ पकड़ के आगे बढ़ती हैं वही रियल एग्जाम्पल हैं। और और पता है वो ने मुझे बोले जाकिरा तुम क्या करना चाहते हो, तुमको क्या कुछ सीखने का कोर्स करना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो लाइफ में? तो मैंने बोला मैं क्या कर सकती हूँ, कुछ भी नहीं कर सकती। तो बोलती क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हो। तुम कुछ करना चाहते हो? तो मैं बोली मुझे मेकअप आर्टिस्ट का बनने का बहुत शौक था, हम्म। बचपन से सपना था, पर कभी इतने पैसे नहीं हुए कि कभी करूँ मैं। तो बोले ठीक है, तुम अकेडमी ढूंढो, हम कुछ फ्रेंड है कि हम लोग तुमका तुम्हारी हेल्प करना चाहते हैं और वैनिटी वगैरह जो भी है सामान की हम पे करेंगे, पर तुम कोशिश करो ढूंढने की। फिर मैं यहाँ मतलब मेरे घर से काफी 2 घंटा दूर थे, मतलब हर जगह अकेडमी में बात करती थी। तो वो लोग बोलते थे आप बेटर हो जाओ, आप थोड़े ठीक हो जाओ तो हम एडमिशन देंगे, हमारे और भी मतलब स्टूडेंट है वो, उनको डर लगेगा आपसे हम्म। ये वो। फिर तो मैं अपनी पूरी सारी जो भी बातें रहती थी सब बता देती थी कि मेरा ऐसा ऐसा है, आप तो मुझे एक्सेप्ट करोगे ना आपकी बेंच में ये वो। काफ़ी जगह मतलब बात करने के बाद काफ़ी लोगों ने मना किया। फिर एक जगह मतलब मेरे घर से 2 घंटे का रास्ता, 2 ढाई घंटे का रास्ता था। वहाँ एक्सेप्ट हुआ वहाँ आपकी पे मैं रिक्वेस्ट? वहाँ पे हाँ एक्सेप्ट हुआ। पर मेरे मुझे ये समझ में आता था मैं रोज़ इतनी दूर ट्रैवल 5 घंटा ट्रैवल करूँगी मैं और 2 घंटा क्लास दूँगी, मतलब 7-8 घंटा लगेगा मुझे। पर कोई नहीं, जान दो मेरे को क्लास ही है ना, कौन सा रोज़ का थोड़ी मैं कर लूँगी। तुमको मैं बता रही ना कि वो क्लास मैंने मतलब जाके कोशिश करा कि नहीं मुझे करना है। और वो अनुश्री ने मुझे सारे मेरे पैसे पे किए और मतलब उसकी कुछ फ्रेंड लोग थे वो लोगों ने मेरी हेल्प करी। तो मैंने वो कोर्स कंप्लीट किया और करने के बाद और सबसे पहला ऑर्डर तो अनुश्री का ही था, अनुश्री की शादी का। और अनुश्री ने वाह। शादी में मतलब इनवाइट किया था मुझे। मैंने अटेंड के बाद सबसे पहली शादी में अटेंड हुई तो अनुश्री की शादी में अटेंड हुई थी। ये बोलते ना यार, वो बोलते
मेरी मेरी दुनिया मतलब चेंज कर दी वो। चेंज कर दी। शी इज़ एंजल, वो आपके लिए एंजल है आपकी लाइफ की। मैं अनुश्री से हाँ टच में आने की ज़रूर कोशिश करूँगी, और शीरियल और WIF की तरफ से प्रॉमिस करती हूँ कि आपको जितना सपोर्ट दिया जा सकता है फाइनेंशियली और उसके अलावा भी जो भी आपको सपोर्ट चाहिए, ये मेरा प्रॉमिस है। आप बस एक बार मुझे बताइएगा। नंबर मेरा आपको अमीशा शेयर कर देगी। मैं आप इतनी स्ट्रांग हो ना ज़ाकिरा, और इतनी सुंदर स्माइल है आपकी, कि मैं आपकी स्टोरी से ज़्यादा आपकी एज अ पर्सनैलिटी से इस वक्त मोटिवेटेड हूँ। मुझे लग रहा है मैंने ये कैंपेन शायद आपको पता है मैं अभी नहीं, मेरे पहले वाले फेज पे भी मैं बहुत स्माइल हंसती मेरे हमेशा रहती थी। और मेरे पापा हमेशा मुझे बोलते थे कि अल्लाह करे तेरी ये हंसी ना हमेशा ऐसी रहे। बिल्कुल, और और ऐसी ही तुमको पता है रहेगी। आज मेरा फेस पे ऐसे चुपचाप बैठे रहूं मैं तो कितनी अच्छी लगती हूँ, पर मेरी ये जो स्माइल ऐसी होती है ना, मेरा फेस का लुक ही एकदम चेंज हो जाता है। बिल्कुल, और आप तो इतनी खूबसूरत हंसती हो ना ज़ाकिरा, मैं बहुत देर से ये चीज़ नोटिस कर रही हूँ, और मैंने सोचा था अंत में जाते जाते मैं ये बात आपको बोल के जाऊंगी। आप बहुत सुंदर हंसते हो, बहुत प्यारा हंसते हो ज़ाकिरा। वही टाइम की कमी है, तो एक लास्ट आपसे क्वेश्चन करूंगी। जाते जाते एक मैसेज जो आप सारी फीमेल्स को बोलना चाहोगे, लड़कियों को बोलना चाहोगे। मैं सारी लड़कियों को ये कहना चाहती हूँ, जिंदगी में हार कभी मानना मत। लाइफ में दुख सुख सबके आते हैं, सबकी लाइफ में आता है, ऐसा नहीं कि मेरी खाली लाइफ में। किसी की कुछ प्रॉब्लम, किसी की कुछ प्रॉब्लम, किसी की कुछ, पर लड़ते हैं ना जब हम अपनी लाइफ से, और जब जीत के निकलते हैं ना, उसका मजा बहुत प्यारा होता है, और बहुत अंदर से बहुत एक ये लगता है कि हम इतने काबिल है, बन चुके हैं, हमारे अंदर इतना ऊपर वाले ने इतनी शक्ति दे दिया है कि हम वो चीज से निकल गए हैं। तकलीफ होती है, दर्द होता है, बहुत सारे टेंशन भी होते हैं, पर जब वहां से निकलने के बाद जो जिंदगी खुली मजा और खुली होते ना, एक तो बहुत मतलब मैं तो बहुत खुश रहती हूँ बाबा अभी। मुझे मतलब कुछ है बहुत नहीं अच्छा कहने के जाकिरा, लिए। बहुत अच्छा जाकिरा, बहुत अच्छा। ये पॉडकास्ट यहीं क्वेश्चन आंसर खत्म करेंगे, बट मेरा सीरियसली मन नहीं है आपसे बात बंद करने का। जाकिरा, सारे दर्शकों के लिए, लेडीज के लिए, गर्ल्स के लिए, जाकिरा एक सही एग्जाम्पल है शी फॉट बैक का, क्योंकि वो ना हंसते हंसते अपने हर प्रॉब्लम्स को झेली हैं, डिटर्मिन्ड रही हैं, हमेशा स्ट्रांग रही हैं अपने थॉट को लेके कि मुझे क्या करना है। कोई भी परिस्थिति आई है, डोमेस्टिक वायलेंस आया, एसिड अटैक आया, उसके बाद अपना फेस देख के खुद से डर जाना, लेकिन वो पीछे नहीं हटी हैं। सो और जी, एक चीज और, मैंने मेकअप आर्टिस्ट का जब कोर्स किया, और मैंने पता है क्या सोचा, बोले मैं खूब, वो टाइम पे मुझे ऐसा लगता था कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ तो क्या हो गया, मैं दूसरों को खूबसूरत जरूर बना सकती हूँ, ये किसने टैलेंट कहा मेरे आप अंदर है, होना खूबसूरत चाहिए। नहीं हो? नहीं, खूबसूरत ये नहीं होता है जाकिरा। मेरे दिमाग में ये चीज आता था, जी, जब जब सीख रही थी तब मुझे ऐसा ये दिमाग में आता। एक दिन मैंने क्या सोचा कि ला मैं एक बार अपने ऊपर ट्राई करती हूँ, और मैंने जब अपने ऊपर ट्राई किया ना, तो लोगों को ना मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं इतनी अच्छी दिख सकती हूँ। और जब आप मेरे प्रोफाइल पे जाके देखोगे तो तुम खुद सोचोगे कि अरे जाकिरा इतना मेकअप कैसे कर ली। और जब मैं मेकअप करती हूँ तो लोग मुझे देखते हैं कि मतलब कि जाकिरा मान गए यार, तूने तो कितना अच्छा मेकअप, बस तेरी एक आंख लग जाए। मैंने बोला हाँ इंशाल्लाह जरूर लग जाएगी। बिल्कुल लगेगी मतलब जाकिरा, ये हम लोग का वादा है आपसे। ये WIF सीरियल का वादा है, हम और हमारे सारे पार्टनर्स मिलके आपकी हेल्प करेंगे, आपकी आंख जरूर लगेगी। सो ये थी जाकिरा शेख, एक एसिड अटैक सर्वाइवर, एक मदर, एक मेकअप आर्टिस्ट। जाकिरा एक्चुअली शी फॉट बैक रियल हीरो है, क्योंकि ये एक आम लेडी हैं। सॉरी, बोलने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है अभी, बट एक ऐसी महिला जो कोई सेलिब्रिटी नहीं है, कोई बड़ा नाम नहीं है, लेकिन एक ऐसा एग्जाम्पल जो आपके और हमारे बीच से आती है। जाकिरा की स्टोरी एक्चुअल शी फॉट बैक की स्टोरी है। स्टे ट्यून्ड, हम ऐसी बहुत सारी स्टोरीज लाने की कोशिश करेंगे, बट लास्ट में बोलूंगी जो भी ये शो देख रहे हैं, प्लीज ट्राई टू हेल्प जाकिरा और जाकिरा जैसे और एसिड अटैक सर्वाइवर और डोमेस्टिक वायलेंस सर्वाइवर का, क्योंकि एक आपकी छोटी सी हेल्प पूरी लाइफ बदल सकती है। थैंक यू सो मच।